बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने प्रीवियस क्लास में इसके 11 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए और आज हम इसका 12वां न्यूमेरिकल देख रहे हैं जी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप कर दें। सो दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है जी। सबसे पहले इसका हम डेटा बनाएंगे। अच्छा जी, अब इस सवाल में क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेसिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको रेसिस्टेंस मालूम करनी है, किसकी? ऑफ अ कॉपर वायर। आपको याद होगा एक हमने इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था, टेम्परेचर। रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड होती है। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस कम हो जाती है। और हमने 3-4 फॉर्मूले बनाए थे जिसमें से मेजर फॉर्मूला ये वाला था, आर टी इक्वल टू आर ओ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी। तो एक हमने टॉपिक पढ़ा था कि जी टेम्परेचर पर भी रेसिस्टेंस हमारी जो है वायर्स की, कंडक्टर्स की जो रेसिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस जो है उतनी इंक्रीज हो जाती है। इसका वजह भी मैंने आपको बताई थी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एटम्स होते हैं कंडक्टर्स के वो ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और जब वो ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे तो अब जो चार्जेस हैं उनका फ्लो मुश्किल हो जाएगा, वो ज्यादा टकराएंगे, लिहाजा रेसिस्टेंस बढ़ गई। ये हमने फॉर्मूला बनाया था जी। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर का, रेसिस्टेंस का टेम्परेचर से ताल्लुक दिखाया जा रहा होता है, उसमें हम इन फॉर्मूलों को यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में आर टी से मुराद है जो भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है उस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस। जैसे इस सवाल में आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेसिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं आर टी। आर ओ से मुराद होती है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेसिस्टेंस होती है कॉपर वायर की या जो भी वायर है उसकी। 1 तो 1 है जी। एल्फा से मुराद होता है, ये एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई होती है, इस न्यूमेरिकल में भी आपको दी हुई है। जबकि डेल्टा टी से मुराद है टेम्परेचर के अंदर तब्दीली। जाहिर बात है इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास यहाँ 0 होता है, फाइनल जो भी हमें दिया हुआ होता है, तो जो भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है एक लिहाज से वही डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि वो फाइनल टेम्परेचर है और माइनस इनिशियल क्या होगा, 0, तो बात तो वही है। और टेम्परेचर में यूनिट सेंटीग्रेड लगा हुआ हो या केल्विन लगा हुआ हो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम ये चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं कि अगर डेल्टा टी होता है तो फिर उस टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो सेंटीग्रेड लिखें या केल्विन लिखें, बात एक ही होती है। तो ये इस फॉर्मूले के हवाले से थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको दे दी जी, ताकि इस फॉर्मूले को जब हम यूज करें तो हमें पता हो जी कि क्या क्या मामला हैं। चले अब इस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जी और देखते हैं जी इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं जी फाइंड करें, देखिए फाइंड रेसिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रेसिस्टेंस मालूम करनी है। तो टेम्परेचर कितना हो गया, 50। जाहिर है इनिशियल टेम्परेचर 0 होगा, फाइनल टेम्परेचर ये है, माइनस करेंगे 50 माइनस 0, 50 ही आएगा। सो इसको हम डेल्टा टी कह रहे हैं जी। अब हम डेल्टा टी, और कितना है जी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड लिखें या डिग्री केल्विन लिखें, बात एक ही है। क्योंकि हम देख रहे हैं जी हमारे पास अल्फा में सेंटीग्रेड का यूनिट यूज हुआ हुआ है, सो हम इसको सेंटीग्रेड में ही लिखेंगे। ठीक है, बहरहाल इसको आप सेंटीग्रेड करें या फारेनहाइट कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेम्परेचर हो गया। आपको इस टेम्परेचर पे कॉपर वायर की रेसिस्टेंस मालूम करनी है, यानी कि आर टी आपको फाइंड आउट करना है। और टी कितना है जी, 50 डिग्री। कहा जा रहा है आपसे कि कॉपर वायर की रेसिस्टेंस मालूम करें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो आपने लिखा टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो रेसिस्टेंस होगी वो हमें मालूम करनी है। 2 मिलीमीटर कॉपर वायर है जी, और उसका कह रहा है 2 मिलीमीटर जो है वो क्या है, डायमीटर। डायमीटर आपके पास कितना है जी, 2 मिलीमीटर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे जी, क्योंकि मिलीमीटर नहीं मीटर में होना चाहिए, तो हम ये 2 और मिली की जगह आ जाएगा 10 की पावर -3। ये आ गया जी अब डायमीटर आपका मीटर के अंदर। एंड 3 मीटर लॉन्ग, ये आपके पास जो कंडक्टर है ये उसकी लेंथ हो गई, 3 मीटर लंबा आपके पास कंडक्टर है। सो आपने लिखा L 3 मीटर।
जबकि ब्रैकेट में आपको दोनों कांस्टेंट दिए हुए हैं जी। ये रू है रेसिस्टिविटी, जिसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, हमें दी हुई है कितनी, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 यूनिट होता है इसका ओम मीटर। जबकि ये एल्फा यानी कि वही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस एल्फा, ये कितना दिया हुआ है जी, 0. यहाँ पॉइंट होना चाहिए जी, 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई होती है। सो इन कांस्टेंट की वैल्यू को आप नोट कर लीजिएगा। तो ये है जी हमारे पास सवाल। सवाल क्या है, अब मैं अगर इसको उर्दू में बोलूं तो आपसे क्या है, कहा जा रहा है कि एक आपके पास कॉपर वायर है जिसका डायमीटर जो है वो 2 मिलीमीटर है और उसकी लंबाई जो है वो 3 मीटर है। आपको बताना है कि इस कॉपर वायर की 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या रेसिस्टेंस होती है। तो आपने लिखा टेम्परेचर 50 है, रेसिस्टेंस आपको मालूम करनी है इस टेम्परेचर पे, डायमीटर को आपने कन्वर्ट कर लिया, लेंथ आपके पास मौजूद है, रेसिस्टिविटी और एल्फा दोनों। अब आर टी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिख के दिया था, आर टी इक्वल टू आर ओ 1+α∆t। तमाम चीजें मौजूद हैं लेकिन आर ओ हमारे पास नहीं है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेसिस्टेंस है, आर ओ कह लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेसिस्टेंस है वो हमारे पास फाइंड आउट करनी होगी पहले। अब इसको हम वो रेसिस्टिविटी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे जी, रू एल अपॉन ए, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है जी, इस फॉर्मूले से हमें निकालना है जी रेसिस्टिविटी, ओ हाँ, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें ये मिल जाएगा। तो हम जो है ना ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फिर, आर टी इक्वल टू आर ओ 1+α∆t। तो ये हमारे पास है जी आर टी को मालूम करने का फॉर्मूला, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं है। तो हम पहले इसको निकालेंगे इस फॉर्मूले से, लेकिन इस फॉर्मूले में भी देखें तो हमारे पास एरिया नहीं है, एरिया नहीं है बल्कि डायमीटर है। तो हम पहले डायमीटर से रेडियस, रेडियस से एरिया निकालेंगे। ये तरतीब हमने किसी एक न्यूमेरिकल में यूज भी की थी। तो अब हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से सबसे पहले हम डायमीटर से रेडियस निकालते हैं। ठीक है, पहले हम डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस से हम जो है वो एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर एरिया से हम रेसिस्टेंस निकालेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड देन फाइनली आर टी आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लें जी, फॉर आर यानी कि रेडियस, रेडियस निकाल लें। अब रेडियस का फॉर्मूला आप सबको पता है जी, डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस आ जाता है। डायमीटर आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, डिवाइड कर दें इसको 2 से तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेडियस आपके पास आ गया 10⁻⁻3 मीटर। ये आपने रेडियस निकाल लिया। ठीक है जी, 2 मिलीमीटर था, 1 मिलीमीटर रह गया। अब आपने रेडियस निकाल लिया है, सो अब आपने एरिया निकालना होगा। सो अब हम निकालेंगे फॉर ए यानी एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है जी, ये जो कॉपर वायर्स होते हैं सिलेंडर शेप के होते हैं, तो इनका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर, आपके पास कितना है 10⁻⁻3 निकाला आपने रेडियस, इसका स्क्वायर कर दें तो एरिया आपके पास आ जाएगा जी कितना, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3×2 = 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। ये आपके पास आ गया है एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर। रेडियस निकाला आपने और फिर रेडियस के जरिए आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास एरिया आ गया है, सो अब हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, आर ओ हम कैलकुलेट करने शुरू करेंगे। अब हम फॉर्मूला वही रेसिस्टिविटी वाला लेंगे जी, रू एल डिवाइडेड बाय ए, वैल्यूज डालते हैं जी। रेसिस्टिविटी आपके पास है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास है 3 मीटर, डेटा देख लिएगा जी, ये लिखी हुई लेंथ 3 मीटर, और डिवाइड करेंगे जी हमारे पास जो एरिया आया है, एरिया हमारे पास आया था 3.142 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ठीक है जी, अब हम जरा कैलकुलेटर चलाते हैं, 1 मिनट हम यहाँ लिखते हैं पहले जरा, आर ओ, यहाँ पे भी हम लिखेंगे आर ओ। अरे जी, अब सबसे पहले हम 1.6 को डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 से,
1.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। उसके बाद पाई वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 3.142 से हमने डिवाइड किया, ये हो जाएगा 1.52। क्या हो गया ये 1.52। और अब 10 की पावर चेक करें जी, ऊपर है -8, नीचे का -6, जब ऊपर आएगा तो +6 हो जाएगा। RO आपके पास कितना हो गया जी 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो गई जी -2। अब इसको सिंपल कर देंगे जी। ठीक है जी, 10 की पावर -2 का मतलब होगा कि अब आपने 2 डिजिट्स पॉइंट को लेफ्ट की तरफ यानी कि इस तरफ लेकर जाना होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट्स अगर आपको कम पड़ते हैं तो 0 लगा लिया करते हैं आप, तो ये हो जाएगा जी 0.0152। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है जी, आपके पास पॉइंट यहाँ था, ये देखें जी 2 डिजिट्स आप यहाँ पर ले गए पॉइंट, 10 की पावर -2 है। 1000 बार बताया हुआ है कि माइनस होती है तो हम लेफ्ट की तरफ पॉइंट मूव करते हैं, प्लस होगी अगर हम राइट की तरफ पॉइंट मूव करेंगे। तो ये हमने RO निकाल लिया जी। अब हम फाइनली जो हमें असल चीज मालूम करनी थी वो अब हम निकाल सकते हैं, RT। 50 डिग्री पर क्या रेसिस्टेंस होगी। RT का फॉर्मूला होता है RO 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। वैल्यूज डालते हैं, सबसे पहले RO हमारे पास आया 0.0152, ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा हमारे पास है 0.0039 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारे पास है 50। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में भी याद रखिएगा पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बाद में हम प्लस, बोर्ड मास आपको याद होगा जी, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बाद में हम प्लस। तो हम सबसे पहले 50 को 0.0039 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.0039 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हो जाएगा 0.195, 0.195। अब आप ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज को प्लस कर दें और फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0152 मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे 1.195 आएगा। और अब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, 0.0152 मल्टीप्लाई बाय 1.195, ये हो जाएगा 0.018, 0.018 ओम। तो देखें जी टेम्परेचर बढ़ा है तो थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस आपको इंक्रीज हुई भी नजर आ रही है। 0.015 था, अब क्या हो गया जी 0.018। तो ये हो गया जी आपके पास ये वाला सवाल। एक मिनट जरा मैं ये सही करूँ, हाँ ठीक है जी, इजी सवाल था, बस थोड़ा सा लेंदी था। पहले आपने रेडियस फाइंड आउट किया, फिर आपने एरिया निकाला रेडियस की मदद से। मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, सबसे पहले हमने ये रेडियस निकाला है, फिर हमने इस रेडियस की मदद से एरिया फाइंड आउट किया। फिर जब एरिया आ गया तो हमने ये जो 0 डिग्री की रेसिस्टेंस होती है ये निकाली, और फिर फाइनल ये 3 है सॉरी, और फिर हमने फाइनली RT को फाइंड आउट किया। ठीक है जी, इजी न्यूमेरिकल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें भी सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे जी, अगेन ये भी उसी चीज का ही है। वही देख लें जी, आपके पास टेम्परेचर आ रहा है और रेसिस्टेंस है जी। ठीक है, टेम्परेचर देख लें, रेसिस्टेंस, तो ये वही हो गया जी RT RO वाला डेटा। अच्छा, क्या कहते हैं जी, रेसिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर। अब आपके पास कॉपर वायर नहीं है, अब आपके पास टंगस्टन वायर है, जिससे हमारे वो जो बल्ब होते हैं ना वो बने हुए होते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ 600 वॉट बल्ब। ये एक पावर दी हुई है आपको, वॉट है जी, वॉट का मतलब होता है पावर। पावर कितनी है हमारे पास 60 वॉट। आपसे कहा जा रहा है कि एक 60 वॉट का बल्ब है, उसकी जो रेसिस्टेंस है वो कितनी है जी 240 ओम। ठीक है जी, ये रेसिस्टेंस हो गई। RT लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास, अभी इसको चले R ही लिख देते हैं। रेसिस्टेंस कितनी है हमारे पास 240 ओम। तो क्या कहा आपको अब तक आपके कि जी एक टंगस्टन वायर है जिसकी पावर, जिसको बल्ब में यूज हो रहा है और उसकी पावर है 60 वॉट।
इस बल्ब की या इस वायर की जो रेसिस्टेंस है वो 240 है व्हेन द बल्ब इज हॉट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। किस टेम्परेचर पे इसकी ये है? 2020 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जीरो भी नहीं दी हुई आपको, बड़े हुए टेम्परेचर भी दी है। व्हाट वुड यू एस्टिमेट इट्स रेसिस्टेंस एट 20 डिग्री? 20 डिग्री पे इसकी रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो सेकंड टेम्परेचर इसको आप कह लें जी, डेल्टा टी कह लेते हैं हम। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है जी? अभी वो आपको बताता हूँ, 20 लिखेंगे हम। ठीक है जी। इस टाइम पर जो रेसिस्टेंस आएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, जबकि एल्फा आपको दिया हुआ है 0.046, 0.0046 पर सेंटीग्रेड। ये है जी आपके पास सवाल। अब मैं सवाल का मतलब बताता हूँ, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इजी सवाल है। आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस नहीं दी हुई। ये जो रेसिस्टेंस आपको दी हुई है ना, ये वाली, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है, बल्कि ये इस टेम्परेचर पर है, 2020 पर। लिहाजा इन दोनों की मदद से हमें आर ओ निकालना होगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला याद किया हुआ है, आर टी इक्वल्स टू आर ओ 1 + α∆t, इसमें आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस चाहिए होती है, और किसी टेम्परेचर पे नहीं कि आप 2020 वाली रेसिस्टेंस मिली हुई वो भी लगा लें, नहीं। जो फॉर्मूला हमारे पास है उसमें हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रेसिस्टेंस चाहिए होती है। लिहाजा हम इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए आर ओ फाइंड आउट करेंगे, और फिर आर ओ जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम जो है वो ये आर टी निकाल लेंगे, 20 डिग्री पे कितनी रेसिस्टेंस होगी। तो इसलिए जो ऊपर वाले रेसिस्टेंस है ना, ये वाली और ये वाली, इसको मैंने आर टी नहीं कहा, इसको मैंने डेल्टा टी नहीं कहा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो पहले मैं इस रेसिस्टेंस और इस टेम्परेचर को आर टी मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं आर टी, और फिर इसकी मदद से मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड निकालूंगा। ठीक है जी। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं जी, फॉर हम क्या निकालना है? आर ओ, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल लो। अभी सिर्फ यहां तक का डेटा कंसीडर करें, यहां तक का, तो ये आर टी हो जाएगा, ये आर और ये डेल्टा टी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है जी? आर टी इक्वल्स टू आर ओ 1 + α∆t। अब इसमें से आर ओ का फॉर्मूला बनाए, तो आर ओ इक्वल्स टू आर टी, ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, आर टी के पास जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 1 + α∆t। अब हम वैल्यूज डालेंगे। अच्छा जी, अब आर टी ये वाला मान लो मैं, ठीक है, अभी नीचे वाले डेटा को हमने भूला हुआ है, ये आर टी है हमारे पास। तो आर टी हमारे पास कितना है? 240 डिवाइडेड बाय 1 + वायर का एल्फा कितना होता है? 0.0046 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है? 2020। ठीक है जी। अब सबसे पहले नीचे की डिवीजन मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें। ठीक है जी, मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये जो वैल्यू है एल्फा वाली 0.0046, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2020 से। 2020 से ये हो जाएगा 9.29, 9.29, फिर उसमें हम प्लस कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 10.29। क्या हो गया नीचे वैल्यू? 10.29, और 240 से इसको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आर ओ आ जाएगा। 240 डिवाइडेड बाय 10.29, ये हो जाएगा 23.32, 23.32 ओम। ये आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस आ गई। ठीक है जी। अब आपके पास जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गए, लिहाजा अब ये चले, तो हमने जब आर ओ निकाल लिया, अब हमारे पास हमने जो है ये हमारे लिए बेकार हो गया जी। अब ये रेसिस्टेंस खत्म हो गया, क्योंकि इससे तो हमने रेसिस्टेंस निकाल ली आर ओ। अब हम इसको आर टी मानेंगे जी, जो हमें मालूम करना है, और ये हमारे पास डेल्टा टी है। सो अब हम आर टी निकाल लें जी, फॉर रेसिस्टेंस यानी आर टी। फॉर्मूला वही होता है जी, आर टी इक्वल्स टू आर ओ 1 +
अल्फा डेल्टा टी। वैल्यूज डालेंगे अब हम। आर ओ हमने कितनी निकाली थी 23.32, 23.321 प्लस अल्फा कितना है 0.0046, 0.0046 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। अब हमें क्या दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लें बस। सबसे पहले आप 20 को ना इस अल्फा वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 0.0046 मल्टीप्लाई बाय 20, जो आंसर आया उसमें 1 प्लस कर दें, ये हो जाएगा 1.09। मल्टीप्लाई कर दें आप 23.32 से, ये हो जाएगा 25.46। आर टी आपने निकाल लिया जी कितना 25 पॉइंट, पता नहीं क्या बोला था मैंने, 25.46। ये आ गया जी आपके पास रेसिस्टेंस। ठीक है जी, चले ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। 13 क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है जी, ये एक लिहाज से क्वेश्चन नहीं है, एक फालतू सा एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैं करा देता हूँ जी क्योंकि बहुत ही छोटी सी है। इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल। कह रहे हैं जी प्रूफ करें दैट रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन का जो रेट है जिसको हम पावर कहते हैं, आप जानते हैं ना रेट का मतलब होता है जी एक सेकंड में, टाइम रेट की बात हो रही है ये, और टाइम रेट का मतलब होता है एक सेकंड में। हीट हमें पता है जी, यहाँ पर एनर्जी जो सर्किट में हमारी हीट निकल रही होती है, एनर्जी वो हीट की फॉर्म में निकल रही होती है। तो एक सेकंड में कितनी हीट निकल रही है, तो इसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, यानी एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम पावर कहते हैं। टू रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। आपसे कह रहे हैं जी दो रेसिस्टेंस अगर हम पैरेलल कनेक्ट करें, पैरेलल का मतलब एक ये रेसिस्टर आ गया आपका, ये आ गया रेसिस्टर, और ये दूसरा रेसिस्टर आ गया आपका। ठीक है जी, ये दोनों रेसिस्टर आपने कैसे किए हैं कनेक्ट, देखा जी पैरेलल। ठीक है ना, दोनों रेसिस्टर्स को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है जी पैरेलल, या R1 कह लो आप, इसको आप R2 कह लो। इसकी जो पावर जनरेट हो रही होगी, पावर डेसिपेट हो रही होगी, उसका आप P1 कह लो। इसकी जो पावर डेसिपेट हो रही होगी उसका आप कह लो P2। क्या रहे हैं जी, जो पावर डेसिपेट हो रही होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, इनवर्सली, यानी कि पहला रेसिस्टर जो पावर डेसिपेट कर रहा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के। सिमिलरली जो दूसरा है पावर टू, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी अपने रेसिस्टेंस के। इस बात को साबित करना है। ठीक है जी, तो ये जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, ठीक है जी, हाँ, ये जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है इसका मतलब होता है पावर। पता नहीं देखो मैंने क्या कर दिया यार, चले दोबारा कर लेंगे ना। हाँ, तो ये जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है इसका मतलब है पावर। दोनों रेसिस्टेंस की जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, रेसिस्टेंस के। तो पावर वन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/R1 के, और जो पावर टू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/R2 के। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे प्रूफ करें जी। पावर वन कितनी होगी, पावर का फॉर्मूला आपको पता है जी, तीन फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे, उसमें से हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे V² अपॉन R1। सिमिलरली पावर टू कितनी होगी जी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा V² अपॉन R2। दोनों का V सेम है क्योंकि जो हमारे पास पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें V सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेम रखा है, जबकि रेसिस्टेंस अलग अलग दी है। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय P2, इधर क्या हो जाएगा जी V² अपॉन R1 डिवाइडेड बाय V²अपॉन R2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये हो जाएगा V²R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय V²। V² से V² कट गया, क्या बन गई आपकी इक्वेशन P1 अपॉन P2
इक्वल्स टू दूसरी तरफ क्या है R2 अपॉन R1। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो और इसमें से आप 2 वाली वैल्यूज हटा दो, यानी P2 और R2 हटा दो, तो P1 जो है, या उनको कांस्टेंट कह लो, अगर आप पावर 2 पावर और R2 कांस्टेंट है तो P1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R1 के। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में से हम P1 को कांस्टेंट बोल दें, तो फिर R2 और P2 आप देखें ऊपर नीचे, यानी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो P2 भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R2 के। प्रूफ हो गई जी बात। तो आपको साबित करना था कि पैरेलल कनेक्शंस के अंदर जो पावर होती है, एक रेसिस्टर की जो पावर है वो रेसिस्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने दोनों की पावर ली, डिवाइड किया, खुद ही साबित होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 15। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहे हैं जी, अ 240 वोल्ट क्लॉथ ड्रायर, 240 वोल्ट का एक कपड़े सुखाने का ड्रायर आपके पास है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V हमारे पास है 240 वोल्ट। ड्रॉ अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, ये हमारे पास करंट हो गया जी I कितना हो गया हमारे पास 15 एम्पियर, 15 एम्पियर का करंट है जी, और 240 पोटेंशियल डिफरेंस है। हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर एंड जूल। आपको एनर्जी बतानी है जी 2 यूनिट्स के अंदर, किलोवाट आवर में भी और जूल में भी। ठीक है जी, तो ऐसे लिखते हैं जी हम, एनर्जी हमें सबसे पहले हम बताएंगे जूल्स के अंदर, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा फिर हमें एनर्जी बतानी है जी, एक लार्जर यूनिट होता है किलोवाट आवर, इसमें भी हमें एनर्जी बतानी होगी कि ये जो मशीन है ना आपके पास क्लॉथ ड्रायर, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। जूल्स में भी बतानी है आपको, किलोवाट आवर में भी। इन 45 मिनट, 45 मिनट अगर हम इस मशीन को चलाएं तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी 45 मिनट। और फिर ये भी बताना है हाउ मच विल बी द कॉस्ट इफ द रेट पर यूनिट इज 1.45। अगर आपके पास रेट जो है एक यूनिट का, रेट पर यूनिट मतलब एक यूनिट का रेट अगर आपके पास 1.45 रुपीज है, तो बताएं जी कि इसका कितना बिल आएगा। ठीक है, ये सवाल है, इजी है। आपसे कहा जा रहा है क्लॉथ ड्रायर है आपके पास, एक कपड़े सुखाने की मशीन है जो कि 240 पोटेंशियल डिफरेंस पर काम करती है और कितना करंट खींचती है, 15 एम्पियर। ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 240। कितना करंट है उसके पास है जी, 15 एम्पियर का करंट वो कंज्यूम करती है। आपको बताना है कि अगर हम इस क्लॉथ ड्रायर को 45 मिनट इस्तेमाल करते हैं तो ये कितनी एनर्जी खा जाएगी। जूल्स में भी बताना है, किलोवाट आवर में भी बताना है, साथ साथ ये भी बताना है कि इसका बिल कितना आएगा अगर यूनिट जो है वो 1.45 चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे जी, पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर, इस मशीन की पावर क्या बनती है। अब पावर का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने तीन तीन तो ड्राइव किए, उसमें एक फॉर्मूला था VI। V आपके पास 240 मल्टीप्लाई बाय I आपके पास है 15। तो इसकी पावर आपने निकाल लीजिए, इस मशीन की पावर कितनी आती है। 240 मल्टीप्लाई बाय 15, पावर आ रही है जी इसकी 3600 वॉट। 3600 वॉट, ये इसकी पावर है। यानी एक सेकंड में ये तकरीबन 3600 जूल्स एनर्जी इस्तेमाल करती है एक सेकंड में। पावर का मतलब यही होता है ना, एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो मशीन है ये एक सेकंड में 3600, एक सेकंड में 3600 जो है वो यूनिट वो 3600 जो है वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है। लेकिन हमारे पास एक सेकंड नहीं है, 45 मिनट है। तो अब हम एनर्जी निकालेंगे, पहले जूल्स में फिर किलोवाट आवर में। अब पावर का एक पुराना फॉर्मूला आपको पता है जी, P=W/T। और इससे अगर आप ये वर्क निकालें जिसको आप एनर्जी भी कह लेते हैं, तो इसको हम एनर्जी कह लेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर कितना है जी 3600 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 45। कन्वर्ट कर लिएगा इसको, मैं हाथ के हाथ कन्वर्ट कर रहा हूँ। 45 मिनट है जी, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड हो जाएगा 2700। 2700 ये टाइम आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एनर्जी पता चल जाएगी।
3600 मल्टीप्लाई बाय 2700, ये हो जाएगा जी 972 और फिर 0000, 9720000। इसको फौरन से साइंटिफिक नोटेशन में लाएं। ये हो जाएगा जी 9.72 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, देखें यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ जूल्स। ये तो आपका पहला आंसर आ गया जी। आपने जूल्स के अंदर एनर्जी निकाल ली। तो पावर का मतलब होता है एक सेकंड में वो कितनी हीट कंज्यूम, एक सेकंड में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो वो हमने कितनी निकाली, 3600। फिर एक सेकंड की जब इतनी है तो फिर टाइम 45 मिनट है, तो 45 मिनट में उसने कितनी जूल ली, ये आपके सामने आ गया जी 9.72। अब हमें किलोवाट आवर में लाना है। ठीक है जी। अब जूल्स को किलोवाट आवर में लाने के लिए कन्वर्जन याद रखिएगा, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। मैं यहाँ लिख देता हूं कि 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल्स के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। अब आपके पास इतने सारे किलोवाट, आपके पास इतने सारे जूल डिवाइड कर दें आप। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी जूल्स वाली एनर्जी आई है 9.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, इसको डिवाइड कर दें जी इस कन्वर्जन से, यानी 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। 10⁻⁶ कट जाएगा जी। 9.72 को 3.6 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 9.72 सॉरी डिवाइड करें जी 3.6 से, ये हो जाएगा 2.7। 2.7 ये आ गई आपकी आपकी एनर्जी किसमें, किलोवाट आवर में। तो ये आपने जूल्स में निकाल ली जी। ये आपका पहला आंसर हो गया, एनर्जी आपको जूल में निकालनी थी। ये आपका दूसरा आंसर हो गया जी, आपने एनर्जी किलोवाट आवर में निकाल ली। पहले आपने पावर निकाली, फिर पावर की मदद से आपने एनर्जी कैलकुलेट करी, फिर कन्वर्जन करके इसको आपने किलोवाट आवर में। अब इसको जो है कि इलेक्ट्रिक यूनिट मानता है। ये जो एनर्जी किलोवाट आवर में आ रही होती है ना, दिस इज यूनिट्स। तो कितने की यूनिट कंज्यूम किए इसने, 2.7 यूनिट कंज्यूम हुए। एक यूनिट की कीमत आपको 1.45 दी हुई थी। तो अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी जी, एक यूनिट की कीमत कितनी है 1.45, मल्टीप्लाई कर देंगे जी, हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स कंज्यूम किए इस मशीन ने, 2.7। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। तो 2.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 वाली वैल्यू से 1.45, तो ये हो जाएगा 3.9। 3.9, दैट इज थर्ड आंसर। ठीक है जी। तो इस न्यूमेरिकल को देख लें जी। अच्छा जी, तो अब हमने ये कौन सा न्यूमेरिकल किया था, क्वेश्चन नंबर 15 आसान था। आपने सबसे पहले जो है वो पावर कैलकुलेट की। पावर क्या होती है, एक सेकंड में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। वॉट में आई जी 3600। फिर आपने टोटल एनर्जी निकाली, 45 मिनट इस्तेमाल किए, तो आपने इस पावर को, ये एक सेकंड की है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आपको बता दिया टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई है, टोटल एनर्जी। अब जो टोटल एनर्जी आ रही है वो आपके पास जूल में आ रही है। आपने उसको 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से डिवाइड किया तो किलोवाट आवर में आ गई। एंड दैट किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट्स। तो 2.7 यूनिट कंज्यूम कर रही है, जिसका बिल बनता है 3.9, 3 रुपए, यानी कि तकरीबन 4 रुपए का बिल बनता है। अब ये सवाल आपको हम देंगे जी होमवर्क में। दैट विल बी योर होमवर्क। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसका बस मैं आपको डेटा थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर ये आपका होमवर्क होगा। क्या कह रहे हैं आपसे जी, अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, ये एरिया होता है। ये जो होता है ना, आपको ऐसे अगर लिख के दिया जाए, ये एरिया हो गया, क्योंकि ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एरिया होता है। तो उसका आप डायरेक्ट एरिया लिखें। एरिया आपके पास कितना है, लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो गई 2 सेंटीमीटर। लेकिन पहले उसको आप कन्वर्ट करें, ये सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर मल्टीप्लाई बाय ये भी क्या हो जाएगा 0.02 मीटर। अब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एरिया पता चल जाएगा बार का।
0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ये हो जाएगा 0.0004, 0.0004 मीटर। 3 जीरो है, लेट मी चेक, यस। ये एरिया हो गया जी एक रेक्टेंगुलर बार का, आयरन की है, एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लेंथ हो गई जी 20 सेंटीमीटर। अगेन इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो आपको एरिया दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर आयरन बार का, और लेंथ आपको दी हुई है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द बार एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रेसिस्टेंस बतानी है। ठीक है जी, टेम्परेचर कितना हो गया, डेल्टा टी कितना हो गया जी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे आपको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जबकि रू आपको दी हुई है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 ओम मीटर, और अल्फा भी आपको दिया हुआ है जी 0.0025 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, इजी सवाल है। आपके पास एरिया दिया हुआ है, जिसको कन्वर्ट करके उसको आपने, यानी एरिया तो नहीं दिया हुआ था, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग करी हुई थी ना, आपने मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया, हाथ के हाथ कन्वर्ट भी कर लिया। आपको लेंथ दी हुई है, आपने उसको भी कन्वर्ट कर लिया, दो चीजें हो गई, एरिया और लेंथ। टेम्परेचर आपके पास है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज आपको दी हुई है, आर टी आपको मालूम करना है। सबसे पहले आपको पता होगा जी फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में आपको आर ओ चाहिए होता है, तो पहले आपने आर ओ निकालना होगा, कैसे निकालना होगा ये आप पर है।